बहुत समय पहले की बात है। एक शीतलपुर नाम के गांव में एक भोलू नाम का लड़का रहता था। भोलू गरीब घर से था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी खेती करने के लिए और ना ही अच्छा सा घर, और गर्मियां भी अपना कहर दिखा रही थी। भोलू दूसरों के घर मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन भोलू को मजदूरी करने के भी बहुत ही कम पैसे मिलते थे। अजी, आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं करते हैं? हमारे घर में राशन भी नहीं है और गर्मियां भी बहुत तेज पड़ रही हैं। अब हमारा पंखा भी खराब हो गया है और इतनी गर्मी में जीना मुश्किल हो गया है। हम तो जैसे तैसे करके गर्मियां बिता लेंगे, लेकिन अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, ये इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। शांति, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं क्या काम करूं? मुझे तो बस दिन भर के 100 रुपए ही मजदूरी मिलती है, जिससे मैं तो घर का खर्चा भी सही से नहीं चला पाता हूँ। हमारे घर में एक टाइम ही खाना बनता है। अजी, आपने जो अपने दोस्त को पैसे उधार दिए हो, तुम उनसे मांग क्यों नहीं लेते हो? अगर हम सब महंगा पंखा नहीं ले सकते, तो कम से कम सस्ता वाला तो ले ही सकते हैं। घर में खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी गर्मी में जीना मुश्किल हुआ है। हम एक टाइम खाना खाकर ही अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है शांति, मैं आज ही अपने दोस्त के पास पैसे मांगने जाता हूँ। इतना कहकर भोलू अपने दोस्त के घर पर निकल पड़ा। गर्मी इतना तेज थी कि धूप में ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। भगवान, पता नहीं मेरी मुसीबत कब खत्म होगी। इतनी गर्मी में तो जीना मुश्किल हुआ है। एक तो घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है और कहीं कोई अच्छा काम भी नहीं मिल रहा है कि जिसको करके मैं घर का अच्छे से गुजारा कर सकूं और अपने घर में पंखा भी लगवा सकूं। जाता हूँ, देखता हूँ गोपाल के पास, क्या पता गोपाल मेरी मदद कर दे। अरे भाई भोलू, तुम यहाँ, बताओ क्या बात है? इतनी गर्मी में तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे भाई गोपाल, क्या बताऊं, घर पर बहुत ही मजबूरी है। घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है और मुझे अपने घर में पंखा भी लगवाना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या तुम मेरे से जो पैसे लिए थे मुझे दे सकते हो? मुझे अपने घर में एक छोटा सा पंखा लगवाना है। अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, वह इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। अरे भाई भोलू, मैं तुम्हारे पैसे दे तो देता, लेकिन अभी मेरा काम ठीक से चल नहीं रहा है और मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा हुआ है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तभी वहाँ गोपाल की पत्नी आ जाती है और बोली, अरे तुम भोलू भाई साहब का पैसा क्यों नहीं दे देते हो? इनके घर में खाने को नहीं है और अभी इनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि अभी कितनी गर्मी पड़ रही है। कम से कम अपने लिए कोई छोटा सा पंखा ही खरीद लेंगे। भाई साहब, मेरे पास बस 90 रुपए हैं, आप इनको ले लो और मैं कुछ दिनों में ही बाकी के 10 भी लौटा दूंगी। तभी रूपा कुछ पैसे भोलू को दे देती है। भोलू गोपाल के घर से पैसे लेकर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में अपने दोस्त शेखर की याद आ जाती है। अरे मैं तो अपने दोस्त शेखर को भूल ही जा रहा था, क्यों न मैं शेखर से जाके कुछ मदद मांगू। तभी भोलू शेखर के घर चला जाता है। भोलू शेखर के घर जाकर जोर जोर से दरवाजे से आवाज लगाने लगता है। अरे भाई शेखर, कहाँ हो? जरा बाहर आओ। कुछ देर बाद शेखर बाहर आता है। अरे भाई बोलो, तुम यहाँ, बताओ क्या बात है? आज बड़े दिन बाद आए हो। भाई शेखर, मैं तुमसे थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। मेरे घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं और ऊपर से इतनी गर्मी में तो जीना हराम हो गया है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो भाई भोलू, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे पैसे कैसे लौटाओगे? तुम्हारे पास तो कोई अच्छा सा काम भी नहीं है। हाँ भाई शेखर, तुम्हारी बात सही है, मेरे पास कोई अच्छा सा काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पैसे जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगा। भाई भोलू, तुम पहले कोई अच्छा सा काम पकड़ लो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैं तुमको पैसे दूंगा तो, लेकिन तुम मुझे लौटा नहीं पाओगे, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा।
शेखर भोलू को पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है और भोलू उदास मन से अपने घर चला आता है। भोलू का गिरा हुआ मन देखकर शांति बोली, अजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे शांति, मैं क्या बताऊं, मैं अपने दोस्त गोपाल के पास पैसे मांगने गया था, लेकिन उसने भी मुझे पूरे 100 रुपए नहीं दिए। 10 अभी भी बाकी है, बस 90 ही मिले मुझे। इतने पैसों में तो कोई पंखा भी नहीं मिलेगा। अजी आप इतना निराश मत होइए, मैं 200 रुपए रखी हूँ, आप इन 200 रुपए को लेकर जाओ, कोई सस्ता सा पंखा ले आओ। शांति 200 रुपए निकाल कर भोलू को देती है। भोलू के पास अब 290 रुपए हो गए थे। भोलू 290 रुपए लेकर पंखे लेने चला जाता है। अरे सेठ जी, एक पंखा दिखाना, कोई सस्ता सा। अरे भाई, 300 रुपये से नीचे कोई पंखा नहीं है। मुझे 300 वाला पंखा दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपए 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम ऐसे कंगाल को उधार नहीं देते, कौन पीछे पीछे फिरे। जाओ अपनी राह लो, 1 घंटा खराब करवा दिया, जेब में 290 रुपये ली हो और पंखा लेने चला है 300 रुपये वाला। बेचारा सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है, मैं सारा दिन काम करता हूँ फिर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मी में गर्मी से परेशान और सर्दी में सर्दी से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी शांति ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर ले आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको। बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी भोलू की नजर एक बुढ़िया पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। भोलू को उस बुढ़िया पर तरस आ जाता है। भोलू कुछ दूर जाता है और सोचने लगता है, कितना बुरा हूँ, मैं उस बेचारी बुढ़िया की मदद ना कर सका। बेचारी बुढ़िया पता नहीं कुछ खाई भी है या नहीं। मुझे उस बुढ़िया औरत की मदद करनी चाहिए, नहीं तो इतनी गर्मी में उसकी जान भी जा सकती है। तभी भोलू उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। बूढ़ी अम्मा, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो और तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटा, मैं एक सूदखोर से ब्याज पर कुछ पैसे ली थी और कुछ दिनों बाद ही मेरी पति की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं उस सूदखोर के पैसे वापस नहीं लौटा पाई और वो सूदखोर मुझे मेरे घर से निकाल दिया और मेरा घर ले लिया और बोला, जब पैसे दोगी तो तुम्हारा घर वापस कर दूंगा। बूढ़ी औरत का दुख सुनकर भोलू को उस पर दया आ जाता है। माँ जी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे बेटा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद ही तुम्हारा हल बता रहे हैं। लेकिन माँ जी, क्या तुम्हारे कोई बेटा या बेटी नहीं है? बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, उनको मैंने बहुत ही मुश्किल से पढ़ाया और लिखाया और जब उन दोनों की नौकरी लग गई तो उन्होंने मुझे लात मार दी और दोनों अपनी बीवी के साथ शहर में रहने लगे और जो जमीन थी उसे भी वो दोनों बेचकर आधा आधा पैसा ले लिया और मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। माँ जी, ये लो 100 रुपए, तुम इसे सूदखोर को दे देना और अपना घर वापस ले लेना। इतनी गर्मी में कम से कम तुम्हारे पास रहने के लिए घर तो हो जाएगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम जैसी औलाद सभी को दे। इतने बुरे स्थिति में भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। बेटा, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। उसके बाद भोलू अपने घर के लिए निकल जाता है। भोलू इस बात से दुखी था कि वह अपने बच्चों और पत्नी के लिए पंखा नहीं ले सका, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि आज उसने किसी गरीब की मदद की है। और अब भोलू अपने घर पहुंच जाता है। अजी आप इतना निराश क्यों है और आप पंखा क्यों नहीं लेकर आए? उसके बाद भोलू सारी बात शांति को बताता है। अजी यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनकी मदद की, लेकिन आपको यह अभी ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में राशन भी नहीं है और बच्चों के लिए पंखा भी नहीं ले पाए आप। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह हमारी कभी न कभी जरूर मदद करेंगे।
शांति और भोलू आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उसका बेटा राहुल बोला, मम्मी मम्मी, इतनी गर्मी है, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आप जाकर आइसक्रीम ले आओ। मेरे सभी दोस्त मागी मागी आइसक्रीम खाते हैं। राहुल की बात सुनकर शांति और भोलू दोनों निराश हो जाते हैं और तभी वहां मकान मालिक आ जाता है। अरे भोलू, तुम तो बोले थे कि तुम इस महीने मेरा किराया दे दोगे, लेकिन तुम इस महीने भी मेरा किराया नहीं दिए। हाँ मालिक, मैं आपको बोला था कि मैं इस महीने में आपके मकान का किराया दे दूंगा, लेकिन मालिक अभी मेरी बहुत ही बुरी स्थिति है। अभी तो मैं अपने घर में एक छोटा सा पंखा भी नहीं लगवा पा रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतनी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। मैं तुम्हारा यही बहुत दिन से सुनते आ रहा हूँ। आज कुछ नहीं, अगर आज तुम मेरे मकान का किराया नहीं चुकाओगे तो मैं आज ही तुम सबको इस घर से बाहर कर दूंगा। मालिक ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी में मैं अपना परिवार लेकर कहाँ जाऊंगा। आप मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं तुम्हारे एक एक पैसे चुका दूंगा। मालिक, अभी हमारी बहुत खराब स्थिति है, आप हम दोनों को कुछ दिन का समय दे दो, हम दोनों पैसे इकट्ठा करके आपके मकान का किराया चुका देंगे। शांति और भोलू के इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी मकान मालिक नहीं मानता है और उन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। अब भोलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को लेकर कहाँ जाए। अजी, अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे पास अब तो रहने के लिए घर भी नहीं है और इतनी ज्यादा गर्मी में हम कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे तो गर्मी से मर जाएंगे। हाँ जी, अब तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब कहाँ जाएंगे। अब तक तो हमारे पास केवल गर्मी की मुसीबत थी, लेकिन अब हमारे पास घर भी नहीं है। हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? और तो और गर्मी भी खूब तेज है। अजी, क्यों ना हम अमित भाई साहब के घर चलते हैं? वह तो आपके जिगरी दोस्त हैं, क्या पता वह हमारी कुछ मदद कर दे। शांति, तुम ठीक कहती हो, चलो हम सब चलते हैं अमित के घर। उसके बाद भोलू अपना परिवार लेकर अमित के घर चला जाता है। भोलू अमित का दरवाजा खटखटाता है और कुछ देर बाद अमित घर से बाहर आता है। अरे भाई भोलू, तुम यहाँ, बताओ क्या बात है? इतनी गर्मी में तुम अपना परिवार लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई अमित, क्या हम सब आपके घर में एक दिन बिता सकते हैं? हमारा घर मकान मालिक ने छीन लिया। हमने कुछ दिनों से उनके मकान का किराया नहीं दिए हैं। बस आज का दिन तुम अपने घर में रख लो, मैं कल ही कहीं दूसरा मकान ढूंढ लूंगा। अरे भाई भोलू, मैं तुम्हें अपने घर में रख तो लेता, लेकिन तुम्हारी भाभी नाराज हो जाएगी और मैं अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम कोई और घर ढूंढ लो। इतना बोलकर अमित घर में चला जाता है और भोलू कुछ कहने ही वाला था, तब तक अमित ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अजी, कौन था बाहर? अरे वही मेरा दोस्त भिखारी भोलू आया था, बोल रहा था मुझे अपने घर में 2 दिन रहने दो। अजी, भोलू साहब तो आपके जिगरी मित्र हैं, फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? वह तो हर बार आपकी मदद करते थे। अजी, कैसा मित्र? कहाँ का मित्र? वह मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं तभी तक दोस्ती रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा हो, और अब उसके पास न तो घर है और न ही काम, तो ओम मेरा दोस्त कैसा? अजी, भगवान से थोड़ा तो डरिए। आखिरकार उन्होंने भी तो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की थी। देखो, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ चुपचाप फ्रिज से मेरे लिए लस्सी लेकर आओ। अमित आराम से अपने घर में बैठकर गर्मी में लस्सी का मजा ले रहा था और इधर भोलू का परिवार तपती गर्मी से लड़ रहे थे। भोलू सब जगह से हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। देखो जी, आप बहुत दोस्त दोस्त करते थे। आज जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमने अमित भाई साहब की कितनी मदद की थी जब उनके पास रहने खाने को कुछ नहीं था। भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। अब तो हमें इसी पेड़ के नीचे ही कुछ दिन बिताना पड़ेगा। पिताजी, मुझे बहुत तेज की गर्मी लग रही है। उसके बाद भोलू और भोलू का परिवार उसी पेड़ के नीचे रात बिताते हैं।
दूसरे दिन भोलू अपने सेठ के यहाँ काम पर जाने की सोचता है। शांति, मैं सेठ के यहाँ जाता हूँ काम करने के लिए। तुम देखो कहीं आसपास थोड़ा खाना मिले तो राहुल को खिला देना, ये कल से कुछ नहीं खाया है। ठीक है जी, मैं राहुल के लिए कहीं से खाना लाती हूँ। इतना बोलकर भोलू कड़कड़ाती धूप में सेठ के यहाँ काम करने चला जाता है। और इधर शांति के पास जो थोड़े से पैसे थे उससे शांति राहुल के लिए खाना ले आती है। जब भोलू सेठ के घर पहुंचा तो देखा कि सेठ ने उसकी जगह पर किसी दूसरे आदमी को काम करने के लिए रख लिया था। यह देखकर भोलू बहुत निराश हो जाता है और जाकर सेठ से बोलने लगता है, जी सेठ जी, मैं काम पर आ गया हूँ, बताओ क्या काम है। अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं तेरी जगह पर दूसरे को रख लिया हूं और अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तू चला जा यहाँ से। एक दिन काम करता है तो 2 दिन छुट्टी करता है। चला जा अब यहाँ से, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कहो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। और तो और मैं इतनी गर्मी में अपना परिवार का गुजारा कैसे करूंगा। सेठ जी, मुझ गरीब पर रहम करो। देखो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। जाओ कहीं और काम देख लो। इतना बोलकर सेठ अपने घर से भोलू को भगा देता है। अब भोलू को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना परिवार लेकर कहाँ जाए और ऊपर से इतनी गर्मी में जीना मुश्किल हो गया था। भोलू उदास मन से अपने परिवार के पास चला आता है। अजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? और आज आप काम से बहुत जल्दी कैसे आ गए? अरे शांति, क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जिंदगी पता नहीं हमारे साथ क्या करना चाहती है। आज जब मैं सेठ के घर काम करने गया तो देखा कि सेठ जी ने मेरी जगह पर किसी और को काम पर रख लिया है। तभी शांति भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, कुछ तो दया करो हम जैसे गरीब पर। तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शांति, अब हम सब शहर चलते हैं। गांव में तो हमारा कुछ भी नहीं बचा है। हम शहर चल के देखते हैं, क्या पता मुझे कोई काम मिल जाए। उसके बाद भोलू अपना परिवार लेकर शहर में निकल जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन सभी से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वह मुश्किलों का सामना करते करते शहर की तरफ बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाने के बाद भोलू को रास्ते में एक साधु बाबा मिले। भोलू को इतना उदास और परेशान देखकर साधु बाबा भोलू से कहने लगे, अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी धूप में तुम अपना परिवार लेकर कहाँ जा रहे हो? बाबा, मेरा नाम भोलू है। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अपने मकान का किराया नहीं दे सका, इसलिए मुझे मेरे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और मैं जहाँ मजदूरी करता था उससे सेठ ने भी मुझे काम से निकाल दिया। भोलू ने जैसे ही साधु बाबा को सारी बात बताई, साधु बाबा तुरंत बोले, बेटा, मैं तुम्हारा तकलीफ समझ सकता हूँ। उसके बाद साधु बाबा भोलू के सामने 3 घड़ा रख दिए। बेटा, तुम इन तीनों घड़ों में से कोई एक घड़ा ले लो। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा हुआ तो तुम्हें सोने चांदी मिलेंगे, और अगर तुम्हारा कर्म बुरा हुआ तो तुम्हें केवल कंकड़ और पत्थर ही मिलेंगे। कुछ देर सोचने के बाद भोलू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा उठाता है और जैसे ही भोलू ने घड़े को खोला तो भोलू और शांति की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह घड़ा एकदम सोने और चांदी से भरा हुआ था। बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। शायद तुम कभी किसी का बुरा नहीं किए हो। बेटा, तुम इन सोने चांदी को लेकर जा सकते हो। उसके बाद भोलू अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर ले लेता है और भोलू और भोलू का परिवार बहुत ही खुशहाली से अपनी जिंदगी बिताने लगे।